हाँ, ये आशीर्वाद ही है। और मैं सबसे पहले बताऊँगी कि जो सेवा का जो भाव मेरे अंदर आया ना, वो वहाँ से आया जब मेरे पिताजी की डेथ हुई। ये सब चीज़ें सब्ज़ी वाले से बोला कि भई सब्ज़ी कम कर दो, तो उन दोनों लोगों ने ही ये बोला कि मैडम साहब नहीं हैं तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? इट वाज़ लाइक कि वॉक करना होगा, क्योंकि जब आप फैशन बोलते हो, मॉडल्स बोलते हो, तो हुँ। आपकी चाल एकदम बदल जाती है। कैट वॉक। इट इज़ लाइक अ कैट वॉक। तो मेरे काँपने को लगी। कँपकँपी आ गई थी एकदम। एंड आई वाज़ लाइक कि मैंने कहा टीवी पे अभी तक मैंने ये देखा था, मैंने सुना था जब किसी का नाम अनाउंस होता है, ज़िंदगी का सबक उस समय मिला कि आप किसी की पॉकेट से ₹1 निकलवाना इज़ अ वेरी टफ बहुत बहुत जॉब, जी। है ना? एक भिखारी के अंदर भी ये कला होती है और हम कभी नहीं निकाल के देते हैं। तो आई मिस द अपॉर्च्युनिटी व्हेन आई वाज़ मिस, आई ग्रैब्ड द अपॉर्च्युनिटी व्हेन आई बिकेम मिसेस। मिसेज़। तो मैं कैमरे पे जब अपने आप को स्क्रीन पे देखती थी तो मुझे लगता था कि तुम मास कॉम ले तो रही हो, बेटर है कि निमिषा तुम ना बैक स्टेज ही रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विधाता ने धरती बनाई, आसमान बनाया, चाँद, सितारे बनाए, फिर भी सृष्टि नहीं चली। फिर उसने खूबसूरत फूल बनाए, पेड़-पौधे, नदियाँ, झील, झरने बनाए, फिर भी प्रकृति नहीं चली। बहुत कोशिश की विधाता ने, लेकिन प्रकृति नहीं चली। फिर विधाता ने स्त्री की रचना की और फिर प्रकृति स्वतः ही चल निकली। स्त्री जो कि सृजन भी है, ममता है, विचार है और एक तरीके से अगर कहें तो नारी ही नारायणी है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज स्त्रियां ऑटो चालन से लेकर फाइटर जेट प्लेन उड़ा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं पुरुषों से भी आगे चली गई। यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं कीर्तिमान रच रही हैं। आज अनादि टीवी के प्रोग्राम खास बात पे ऐसी एक शख्सियत से आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनके जीवन में इतने सेट्स हैं कि अगर मैं गिनाने पे आऊं तो शाम हो जाए। फिलहाल उनके परिचय में कुछ बातें जो मैं पहले आपको बता दूं। जॉन बॉस्को से आपने स्कूलिंग की, उसके बाद मास्टर्स में आपने डिग्री हासिल किया एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। रेडियो से भी आपका ताल्लुक रहा। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, लोगों की मदद करती है। आपने आप मॉडल भी हैं और मॉडल इस तरीके से हैं कि वो ऐसी मॉडल हैं जो चाहती हैं कि मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बनूं, ना कि कैट वॉक करने वाली मॉडल। अभी हाल ही में उनकी एक बड़ी उपलब्धि जिसमें आपको शेयर कर रहा हूं, वह मिसेस इंडिया चुनी गई। डबिंग आर्टिस्ट भी है, अच्छी आवाज है तो डबिंग आर्टिस्ट भी है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में पिछले 16 वर्षों से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इवेंट मैनेजर भी रह चुकी हैं, स्पेस सेलर भी रह चुकी हैं, टीचर भी रह चुकी हैं, सेल्स गर्ल भी रह चुकी हैं, एडवर्टीज कंपनी में भी काम कर चुकी हैं, एंकरिंग भी करती हैं, कविताएं लिखती हैं, कवियत्री भी हैं, अच्छे विचार हैं इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारे साथ हैं निमिषा सोनकर जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आपने शायद बहुत कुछ बता दिया जो हमने वार्ता की थी। और मुझे यहाँ अनादि टीवी में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए धन्यवाद। जीवन के इतने आयाम और साथ में एक सरकारी सर्विस, कैसे सबक मिलता है, कैसे मॉडलिंग की तरफ गई, कैसे रेडियो की तरफ झुकाव, कैसे सामाजिक जो सेवा है आप कर रही हैं, वो लेखन एक बड़ा संवेदनशील विषय भी है। ये सारी चीजें एक व्यक्ति में ये कैसे हो पाया? इसके बारे में तो मुझे भी खुद नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं या मैं कर सकती हूँ, लेकिन करने की हमेशा एक चाह रही। और फिर जब कहते हैं ना, जब आप खुद अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, मुझे सुनना पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके लिए कोई एक्सक्लूसिव म्यूज़िक बैठ कर के लगा के सुनती नहीं हूँ। मैं जो काम कर रही होती हूँ, तो वो मैं उससे उसके दौरान उसको सुनती हूँ। जैसे मैं अपने सुबह की शुरुआत करती हूँ, तो मेरे कुछ भजन हैं जिनको बिना सुने मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन अधूरा है। तो मैंने वो चीज़ें सेट कर रखी हैं। तो जब मैं उठती हूँ और मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बना रही होती हूँ, तो वो बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक चल रहा होता है। और अगर यूँ कहें कि आपको सेवा करना है, तो मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ सर, हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वो तो हॉस्पिटल में अभी काम करती हूँ, 16 साल हुए। बट उससे पहले भी जब मैं नॉर्मल थी, मैं जॉब में नहीं थी या मैं अपने कार्यपटल पे कहीं पे भी थी, काम करती थी, इवन मैनेजमेंट कंपनी में करती थी, तो कोई भी आया, किसी भी तरीके की किसी की मदद हो सकती थी, चाहे वो मैं उसको पैसों से कर सकूँ या किसी की रेफ़रेंस पे कर सकूँ या
किसी की किसी भी तरीके की हेल्प कर सकूँ। अगर मुझे किसी को 2 रोटी देनी है, अगर मैं 2 रोटी दे कर के उसकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं करती थी। या मैं अपना कुछ कपड़ा है किसी को दे कर के मदद कर सकती हूँ, तो मैं करती थी। तो इस तरीके की छोटी-छोटी जो चीज़ें थी, तो भगवान ने शायद मेरे अंदर उस चीज़ को देखा और मुझे हॉस्पिटल में नौकरी मिली। यूँ बता दूँ, मेरे को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कभी नहीं पसंद था, क्योंकि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल तब गई थी जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और मैं वहाँ जा कर के उनसे जब मिली, तो मुझे वहाँ का जो माहौल था इतना दर्द भरा और सारी चीज़ें, तो वो मेरे को हमेशा से एक भयावह रहा है, क्योंकि पिताजी जब एक बार हॉस्पिटल गए तो उसके बाद फिर वो वापस घर कभी लौट के नहीं आए। तो मेरे लिए जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही दर्दनाक यूँ कह लें, या फिर मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा साइन छोड़ के नहीं गया। बट जब मुझे यहाँ नौकरी मिली, तो आई वाज़ लाइक कि अरे यार! मेरे अंदर तो इतना जिगरा नहीं है, या मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं पेशेंट्स देखूँगी या मैं किसी की डेथ देख लूँ तो मुझे एकदम हेडेक हो जाता था। मैं खून देख लेती थी तो मुझे डर लगने लगता था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी पोस्टिंग हुई डायरेक्टर्स ऑफ़िस में, तो मैंने कहा चलो मैं प्रशासनिक देखूँगी, शायद मेरा डायरेक्टली इन सब चीज़ों से पाला ना पड़े और ना देख पाओ। तो फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैंने धीमे-धीमे काम किया, और मुझे मज़ा तब आया जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला। सेवा इन द सेंस, किसी की भी कोई भी मदद करना, कोई आपसे अगर रास्ता पूछने आया है या किसी का कोई काम होना है, आपने उसको सही मार्गदर्शन दिया, तो ये सेवा होती है, ये मदद होती है। आप किसी को जेन्युइनली दिल से सही दिशा दिखा रहे हैं। उससे पूछा कि मुझे कमरा नंबर 25 में जाना है, वो पूरा अस्पताल घूमते हुए मेरे कमरे में आके पूछ रहा है कमरा नंबर 25 कहाँ है? तो मैंने उसको बताया कि कमरा नंबर 25 भैया फला-फला जगह से जाकर के वहाँ पहुँच जाओ। तो ये जो भाव होता है ना, दैट इज़ द थिंग व्हिच यूज़ है। वरना कि हमसे क्यों पूछने आए हो? हम तो भैया पीआरओ मैडम हैं, हम क्या से बता देंगे? हम ये बताने के लिए बैठे हैं क्या? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। वो आपके अस्पताल में आया, आपके पास आया, मुझे लगता है कि मेरी टेबल तक, चाहे वो किसी की सिफ़ारिश से आए, बिना सिफ़ारिश के, अगर मेरे कमरे तक, मेरी पटल तक आ गया है, तो मैं उसको मेरी जितनी मदद हो सकती है, जो भी गाइडेंस हो सकती है, मैं उसे दे के भेजती हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल एक ऐसा स्थल है जहाँ हर तरफ दर्द बिखरा पड़ा रहता है। हुँ, लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं, जैसा हम लोगों ने भी सुना है कि आप लोगों की मदद करती हैं, इसके लिए आपकी बाहर सराहना भी होती है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग मिलती है जब आप उनके काम आते हो, उनका एग्ज़ैक्टली। दर्द आप बाँटते हो। हुँ। तो कैसा लगता है, क्या आप लगता है आपके जीवन में जो सफलताएँ मिल रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, क्या उन लोगों की दुआओं का असर है? जो ख़ास तौर से पीड़ित मानवता की सेवा का जो आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके जीवन में प्रगति और आपके चेहरे पे हँसी, लोगों की मदद करने की जज़्बे की और जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या ये उन्हीं सब के आशीर्वादों को अगर देखा जाए तो? हाँ, ये आशीर्वाद ही है, और मैं सबसे पहले बताऊँगी कि जो सेवा का जो भाव मेरे अंदर आया ना, वो वहाँ से आया जब मेरे पिताजी की डेथ हुई। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी माताजी थी, घर में 3 बच्चे और थे, सब मुझसे छोटे थे। और मैं हमेशा ये, जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि आप कैसे करती हैं सेवा भाव आया, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं आज तक मेरे दिल से जुड़ी हुई है, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो हमारे परिवार ने भी शायद हमें इतना ओपनली मदद नहीं करी, और जो भी लोग थे वो सब दूसरी बात है, लेकिन जिसने मदद करी मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, वो था हमारा सब्ज़ी वाला और दूध वाला। सब्ज़ी और दूध वाला। सब्ज़ी वाला और दूध वाला। जी। उन्होंने हमारी ऐसे मदद की कि उनका ये कहना था, मेरी माताजी ने उनसे बोला जब उन्हें पता चला कि पिताजी की डेथ हो गई है और सब, तो उन्होंने ये बोला कि मम्मी ने बोला कि भई अब हम दूध थोड़ा नहीं लेंगे, या फिर अभी लेने की स्थिति में नहीं है। 1 लीटर का दूध आधा लीटर कर दो। ये सब चीज़ें, सब्ज़ी वाले से बोला कि भई सब्ज़ी कम कर दो। तो उन दोनों लोगों ने ही ये बोला कि मैडम साहब नहीं है तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? क्या बच्चे खाना नहीं खाएँगे? आपको जब मन करे तब पैसे दीजिएगा, ना मन करे मत पैसे दीजिएगा। आपकी जितनी तथा हो आप उतना पैसे दीजिएगा। बट जिस हिसाब से दूध आपके घर में आता था वैसे आएगा, जिस हिसाब से सब्ज़ियाँ आपके घर में आती थी वैसे आएँगी। और सब्ज़ी वाले ने बस एक बात मेरी माँ से बोली थी कि वो जो भरवे वाले मिर्ची होते हैं ना, हरे जी, वाले, जी, जी। तो उन्होंने ये बोला कि बस आप मुझे सब्ज़ी का पैसा दो ना दो, पर ये भरवा मिर्चा मुझे बना के दे देना। अच्छा, अच्छा। तो उस समय तो हम छोटे थे, ये चीज़ मैंने देखी और मेरी माँ की आँखों में आँसू थे। बट यूँ कह लीजिए शायद मेरे पिताजी के और मेरी माँ के कुछ अच्छे कर्म थे कि इस तरीके के लोग हमारे जीवन में आए, जी। और मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत बने। और फिर मुझे लगा कि एक दिन जब मैं किसी काबिल बन जाऊँगी,
इन सब के सहयोग से, जो कि होना भी निश्चित था क्योंकि इतने अच्छे, इतने पाक दिल वाले लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। तो मैं भी जब काबिल बन जाऊँगी तो कभी अहम नहीं दिखाऊँगी, कभी अहम नहीं करना है मुझे। और पे बैक टू द सोसाइटी इज़ द थिंग। अगर समाज ने मुझे वो चीज़ें दी हैं और तो मैं भी समाज को जब मेरा टाइम आएगा तो मैं उसे रिटर्न करूँगी जी, एंड ब्याज दिस सहित इज़ उसको द वे। लौटाना। जी, अच्छा, एग्ज़ैक्टली। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जहाँ तक आपका जो पेशा है, जी। वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, लोगों हुँ, की हुँ, मदद हुँ, करने से जुड़ा हुआ है हुँ। और एक मॉडलिंग का क्षेत्र हाल ही में आप मिसेज़ इंडिया चुनी गई। एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए भी, ल लखनऊ वासियों के लिए भी और आपके हॉस्पिटल को भी होगा कि हमारे यहाँ जो है, हाँ। जो हमारे कर्मचारी इस लेवल पे इंडिया पर जाकर कोई एक इंडिया लेवल का जो खिताब है, हाँ। ख़ास तौर से ब्यूटी जी। कॉन्टेस्ट वो जीता। तो ये दोनों फ़ील्ड तो बड़ा डिफ़र है, आपस में बड़े भिन्न हैं। कैसे ये मॉडलिंग का विचार मन में आया? वहाँ तक कैसे पहुँची? उस पे कहें तो जब मैं शीशा देखती थी ना और मेरे आस-पास के जो लोग थे या जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे थी, कॉलेज में तो भई आपका चरम सीमा पे आपकी खूबसूरती होती है जी, और आपके आस-पास के लोग। तो मैं बड़ी एवरेज फैमिली को बिलॉन्ग करती थी। मेरा ड्रेसिंग सेंस वाज़ लाइक कि जीन्स टॉप भी पहना है तो इट हैज़ टू बी अ सोबर एंड ऑल। जी। कभी सोचा ही नहीं कोई रिवीलिंग आउटफिट पहनना है या उस तरीके से। तो खूबसूरती के पैमाने पे मैंने कब जब भी अपने आप को आँका, थोड़ा कम ही आँका। और जब शीशा देखती थी और जब हम क्लास में मास कॉम के टाइम पे जब कैमरा पढ़ते थे और उसके बाद जो मैं जब कैमरा आता था हमारी तरफ और जब हम स्क्रीन पे मैं अपने आप को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं सामने के लिए नहीं बनी रिएक्शन, वो हूँ। रिएक्शन जो मेरा आता है। रिएक्शन जो मेरे हुँ, को खुद को समझने का था जो खूबसूरती के लिए, तो मैंने ये समझा। तो मैं कैमरे पे जब अपने आप को स्क्रीन पे देखती थी तो मुझे लगता था कि तुम मास कॉम ले तो रही हो, बेटर है कि निमिषा तुम ना बैक स्टेज ही रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑन स्क्रीन के लायक तुम नहीं हो शायद। बट समय के साथ ना मैंने ये चीज़ें चली गई क्योंकि मेरा पूरा एरिया फ़ोकस ही पूरी चीज़ों पे अलग पे था। मैं रेडियो जॉकी, मैंने रेडियो ऑप्शन लिया था और मुझे बोलने का शौक, हँसने का शौक और लोगों को बातों से मोटिवेट करने का शौक, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई थी। और गोइंग टू द ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज़ लाइक कि इट वाज़ आई मिस्ड द अपॉर्च्युनिटी व्हेन आई वाज़ मिस, आई ग्रैब्ड द अपॉर्च्युनिटी व्हेन आई बिकेम मिसेस। मिसेज़। जी, जी। ठीक है, तो मिस के टाइम पे तो शायद कोई इतनी गाइडेंस नहीं थी कि इस तरीके का करना। देखते थे हम ऐश्वर्या राय को, प्रियंका चोपड़ा को और सारी चीज़ें, तो वो नेशनल टीवी पे देखना और उनको इट वाज़ लाइक कि यार ये सब तो है। लेकिन जब उस मैंने दौरान एक्सप्लोर नहीं कर पाए इसको। एक्सप्लोर नहीं किया और कभी लगा नहीं कि जाना है क्योंकि आपके आसपास की जो वातावरण आपकी अपब्रिंगिंग रही है, तो वो इस तरीके की चीज़ थी। यूँ कह लीजिए कि लोगों के अंदर इस तरीके का रहता था ना, अच्छा फैशन शो में जाएँगी। अब हुँ, फैशन टीवी चैनल लग भी जाता था चैनल बदलते समय तो लोग उसको बढ़ा देते थे जल्दी से। हुँ, तो दैट वाज़ नेवर एवर थॉट ऑफ अ वेरी गुड थिंग। हुँ, हुँ। हुँ। फिर मैंने ऐसे ही बड़ा स्क्रॉल किया। कंज़र्वेटिव हाँ, माहौल बड़ा था उस दौरान इस कंज़र्वेटिव तरीके की माहौल था बातों को यूँ लेके। कह सकते हैं और इसको लेकर के, इस फ़ील्ड को लेकर के बहुत ओपन माइंडेड नहीं थे। हुँ, तो मैं तो एक्सीडेंटली वहाँ पहुँच गई। मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी एंड ऑल, मैंने एक उसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। फिर मैं दोस्त वहाँ, के कहने पे पार्टिसिपेट किया। मेरी सहेली, हाँ, हुँ, एक्चुअली मैंने खुद के कहने पे पहले पार्टिसिपेट किया था। हुँ, तो मेरा उसमें ऑडिशन राउंड में हो गया था, मेरा ऑनलाइन ऑडिशन हुआ बट मुझे इंडिया के बाहर जाना था व्हिच वाज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। श्रीलंका शायद। श्रीलंका जाना हुँ, था, जी हाँ। तो मेरे को लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी और अभी इतना इन्वेस्ट करना मेरे बजट में नहीं है हुँ, एंड दैट टू फॉर दिस इंडस्ट्री। ऐसे छोड़ दिया। तो वही जो मेरी फ्रेंड नीलू थी जिसने मुझे मेकअप किया था मेरा सारा सब फॉर द ऑडिशन, शी टोल्ड मी कि दीदी अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताऊँगी। हुँ, आई टूक इट वेरी लाइटली। मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा कुछ है नहीं मेरा, ये तो बस ऐसे ही शौकियाना था। देन शी टोल्ड मी एंड आई शी वाज़ आफ्टर माय लाइफ, नहीं, नहीं, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू पार्टिसिपेट। मैंने कहा ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और जिस समय मेरे पास कॉल आई कि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है और सारी चीज़ें, तो उस समय भी मैं अपने हॉस्पिटल में ही, हमारा कॉन्वोकेशन चल रहा था, हुँ, उसमें बिज़ी थी। अच्छा, हाँ, उस दौरान पे आई गॉट अ कॉल एंड आई सेड कि आई एम राइट नाउ, आई एम बिज़ी, आई कांट टॉक टू यू ओके। इन डिटेल और सारी चीज़ें, ये चीज़ें चली। उसके बाद फिर मैंने उनसे 2 दिन बाद बात करी। 2 दिन बाद मैंने बात करी, दे वर अप्रोचिंग मी, मैंने उनसे 2 दिन बाद बात करी एंड फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करा एंड ओके हुआ सारी चीज़ें। देन आई इट वाज़ लाइक कि यू हैव टू, योर प्रोफाइल इज़ सिलेक्टेड एंड यू हैव टू कम फॉर द ऑडिशन इन अक्टूबर। तो वो दीपावली के बाद का ही टाइम था, 2 दिन बाद का ऐसे टाइम था।
तो मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा, चलो देखते हैं नॉमिनल से प्राइस पे। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद वो कॉल आई, फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर में डिस्कस करी अपनी फैमिली से कि दिस इस तरह से मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया एंड दिस इज़ द सोर्स। एंड तो इवन मेरे बच्चों ने भी मुझे बोला कि हाँ मम्मा आप जाओ। मुझे एक डर था कि पता नहीं मेरे बच्चे मेरे बिना रह पाएंगे, मेरे इन लॉज क्या बोलेंगे, मेरी बच्चे मम्मी छोटे क्या। थे। बच्चे मेरे छोटे हैं, अभी एक 10 साल का है, एक 6 साल का है। तो बीइंग अ वर्किंग पेरेंट हम लोगों का रहता है कि पापा मम्मी सुबह से नहीं है तो शाम को उन्हें पेरेंट्स चाहिए होते हैं और सब सारा। तो मैंने कभी बच्चों को ऐसे छोड़ा नहीं। तो मेरे अंदर एक हिचक सी थी, हिच थी कि पता नहीं वो लोग रहेंगे और फिर मुझे जाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सब ने मुझे मोटिवेट किया। जी। तो देन आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे ब्यूटी एंड द बेस्ट करके मैगज़ीन थी, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था प्राइम मीडिया। तो वहाँ पे गए, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो पूरा सिनेरियो ही अलग था। वहाँ जाने हाँ, के वो एक बाद अलग तो दुनिया। वो अलग दुनिया पूरी आपकी, ये अलग दुनिया, आप यहाँ पे और आपका प्रोफ़ेशन अलग तरीके का, दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वहाँ पे जब मैंने गई तो जिस रात में गई सर आपको मैं बताऊँ, ऑनेस्टली मैं रोई। मैं रोई अकेले में, मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मतलब वो वहाँ की एक चकाचौंध अंदर देखकर। चकाचौंध देख के भी, और फिर मुझे मतलब ऐसा लगा मैं घर से दूर हूँ। ओह! पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं घर से दूर हूँ, तो घर से अंदर दूर, ही अंदर फैमिली से दूर। फैमिली से दूर। अरे मैं जब रात में लेटी तो मुझे अपने बच्चे मिस कर रही थी, मैं अगल-बगल नहीं अच्छा। है। तो वो थोड़ा-सा था, तो शायद वो कह लीजिए मेरे अंदर की ममता जागी थी। और और पैनिक फिर मोमेंट था आपके लिए। थोड़ा-सा मुझे लगा कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, हमेशा तुम्हें नहीं आना चाहिए था ऐसी चीज़। फिर मुझे लगा अब तो ओखल में सर दे ही दिया है, छोड़ो, रो लो, हँस लो, उसके बाद अपने आप को लाइटर फ़ील करो एंड जस्ट बी रेडी। अब 2 दिन आए हो तो एन्जॉय ही कर लो। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे इस तरीके से किया एंड इट वाज़ अ न्यू, नेक्स्ट डे वाज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी। आई गॉट अप एंड गेट रेडी फॉर द ऑडिशन। और फिर मैंने खुद की फ़ोटोज़ खींची और सारी चीज़ें, सेल्फ मोटिवेशन, आई बिलीव इन सेल्फ जी, मोटिवेशन जी। रादर देन बीइंग गेटिंग मोटिवेटेड। ओके। तो क्योंकि कई जगह होता है आप अकेले में डर रहे हो, कुछ होता है तो आपको खुद को हौसला करना जी। अफ़ज़ाई करनी होती है। तो मैं सेल्फ मोटिवेशन में बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं निमिषा यू हैव टू डू इट, ओके ठीक है यू कैन डू इट, सारी चीज़ें मैंने अपने उस डर को कहीं ज़ाहिर नहीं करा। और मैंने उसमें फिर मैं गई, मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। वॉक पे इट वाज़ लाइक कि वॉक करना होगा, क्योंकि जब आप फैशन बोलते हो, मॉडल्स बोलते हो, तो आपकी चाल एकदम बदल जाती है। कैट वॉक। इट इज़ लाइक अ कैट वॉक। तो वहाँ पे जाकर के लेकिन जो हमारे काउंसलर्स थे, जो मैम थी, प्रीति मैम थी, जो हमारे शोना सर थे और जो लोग थे, दे टोल्ड कि नो इट इज़ नॉट अबाउट द वॉक, बिकॉज़ वो वॉक सीखने में आपको 15 साल लग जाते हैं। लोग ओह! करते-करते भी उनके अंदर परफेक्शन नहीं आता है। इट इज़ नॉट अबाउट you being a, you need to go for a catwalk. It's all about the beauty which you carry from your inner self. ओके। आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी लाइफ को लेकर के कैसे अंदाज से जीते हो, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। इट वाज़ नेवर एवर नॉट अ सिंगल सेकंड आई फेल्ट लाइक कि जो भी हमारे ग्रूमर्स आए थे वहाँ पे और सब, उन सब लोगों ने भी यही बात बोली, आँखों वाली खूबसूरती नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट अबाउट द स्किन ब्यूटी, हाँ, वो है सुंदरता ना? वो जो इट्स अंदर ऑल से। अबाउट द सोल जी, ब्यूटी जी, व्हिच जी। यू कैरी योरसेल्फ एंड यू आर बीइंग अंडर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे वन। जब हम वहाँ पे ऑडिशन राउंड के लिए गए, हमने वहाँ पे ऑडिशन दिया, टैलेंट राउंड, या हम वहाँ पे अगर आप 4 घंटे रुके हुए हैं, आपका फ़ोटो शूट हो रहा है, तो द वे यू आर टॉकिंग टू द पीपल, द वे यू आर इंटरैक्टिंग, ये कहते हैं ना कि आपकी आपके सर्विलेंस हर में थे, गतिविधियों एकदम पे नज़र गतिविधियों पे रखी जाती ध्यान है, रखी जा रही थी। ओवरऑल चेक किया जाता है। ओवरऑल तो जितने भी क्लासेस हो रही थी और सब सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग एन्जॉयिंग। और वहाँ पे एक मैम आई थी, शी वाज़ 63 इयर्स ओल्ड, तांद्रा मैम, फ्रॉम बंगाल, ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनसे बड़ा सीखने को मिला, उनके जज़्बे को देख कर के। तो मैंने उस समय उनसे बोला, मैम मैं भी 63 पे फिर से आऊँगी। जीतूँ ना जीतूँ मुझे नहीं पता, या जितने भी हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स जितने पहुँचे थे, हम लोग फाइनलिस्ट 7 लोग थे, उसमें से वी ऑल वर्क्ड एज़ टीम, हम लोगों ने एन्जॉय किया। हर लेडी अलग-अलग जगह को बिलॉन्ग करती थी, डिफरेंट अपने-अपने प्रोफ़ेशन में, दे ऑल वर वेल सेटल्ड अपने-अपने फ़ील्ड में, सारी चीज़ें, अपना एक नाम मुकाम बना रखा था सबने। और वहाँ पे आकर के बस इट वाज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोर योरसेल्फ। और मैंने अपने आप को पिछले 2 साल से ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी पे डाला हुआ है ओके।
कि बहुत हुआ, आपने सबके लिए किया, अब खुद को खुश रखने की भी बारी है और खुद को जानने की बारी है कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। खुद को तो खुश रखने की कला कला है ना, सबको नहीं खुद को पता। खुश रखना भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब हम खुश रहते हैं ना, तो हम खुश रहेंगे, अपने आस-पास के वातावरण को भी खुश रखेंगे। तो अच्छा, जी। फाइनली आपने बहुत सारा अंडरग्राउंड किया, आप वहाँ कॉन्टेस्ट में पहुँची। मिसेज़ इंडिया का क्राउन जब आपने पहना, वो मूवमेंट जो था, तो उस दौरान क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? आपने क्या सोचा? पीछे जो आपकी ज़िंदगी रही होगी, वो एक रील की तरीके से घूम गई होगी। तो उस दौरान हाँ। क्या कुछ आपके मन में आया जब क्राउन पहनाया जा रहा था? उससे पहले तो यूँ कह लीजिए, मुझे स्टेज फ़ोबिया नहीं है कुछ भी, ना स्टेज फ़ियर है, तो मैं जब वहाँ पे गई और वॉक वॉक हुई, इट वाज़ ऑल कॉन्फिडेंटली आई हुँ, डिड इट। लेकिन जब बैक स्टेज में खड़ी थी और इट वाज़ अनाउंस कि मिसेस इंडिया बीएनबी मिसेस इंडिया 2025 सीज़न 5 की विनर है निमिषा सोनकर, हुँ, एंड खुले आसमान के नीचे जहाँ अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, आई हुँ। स्टार्टेड शिवरिंग। ओह! मेरे को काँपने लगी। कँपकँपी आ गई हुँ, थी एकदम, एंड आई वाज़ लाइक कि मैंने कहा टीवी पे अभी तक मैंने ये देखा था, मैंने सुना था जब किसी का नाम अनाउंस होता है, जी। दे आर इनटू द टीयर्स, दे उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे कि हाँ, ऐसे करके, तो हुँ। मेरा भी सही में वही एक्सप्रेशन था हाँ, वो एक कि सपनों सीरियसली के सच दैट होने इज़ का क्षण हाँ, था वो। इट वाज़ लाइक कि ओके इट्स मी, एंड सबके टाइटल्स आ रहे थे और सारी चीज़ें, एंड मैं जब स्टेज पे गई तो मेरे को आँसू आने वाले थे हुँ, एकदम लिटरली। तो फिर मुझे लगा नहीं, नहीं, ये तो तुम्हारा मोमेंट कैप्चर हो जाए निमिषा, यू डोंट हैव टू क्राई, यू हैव टू गिव अ स्माइल, क्योंकि यही सारी फोटोज़ आर गोइंग टू बी देयर एंड द जी। मेमोरीज़, एंड उस समय मुझे लगा कि मेरी फैमिली को मेरे सामने होना चाहिए था। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़ और जितने भी मेरे भाई-बहन, सब मतलब दे शुड हैव बीन देयर सीइंग मी क्राउनिंग, गेटिंग क्राउन्ड, एंड तो मुझे लगा तो, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल जो रही मैं, वो ईश्वर के लिए रही, खुद के प्रति रही और अपनी फैमिली, और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे, जी। जो कि इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि दे आर मच 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 हैप्पियर देन मी, दे वर लाइक कि तो क्राउन आप मम्मा अपने साथ आप तो लाए हैं? सेलिब्रिटी हो गई हो। हाँ, आई एम कैरिंग एक दैट हमारे क्राउन। दर्शकों के गौरव क्राउन दिखाएँ एग्जैक्टली, मैं दिखाऊंगी। आई, और ये रहा हमारा क्राउन, जी। एंड दे लव्ड इट। दिस इज द शैश व्हिच आई वाज वेयरिंग, जो मुझे पहनाया गया अच्छा था, ये विन शैश जी। ये रहा आपका, इस तरीके से जी, ऐसे। ऐसे। जी, जी। हाँ, ये रहा, एंड ये मेरा बैच नंबर था जिसको मैंने कैरी किया हुआ है। अच्छा नाउ आई थिंक दिस इज़ द लकी नंबर फॉर मी, 16 16, एंड दिस इज़ द क्राउन व्हिच जो मुझे दिया गया था, वहाँ पे पहनाया गया था, एंड बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। ये रहा, दिस इज़ द ये डेटा सिल्वर क्राउन। का है? नहीं, मैंने ये पूछा तो नहीं वहाँ पे, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ सिल्वर, और दिया है, लेकिन अगर सिल्वर नहीं भी है तो भी क्या हुआ? नहीं ये सिल्वर से सिल्वर भी, से, सोने से भी सोने या से ज़्यादा जीवन में संसार में जितनी बड़ी उपलब्धि धातु है, हैं, उन एकदम सबसे उन महँगी है ये। सबसे ज़्यादा महँगा है, और इसका मेरा कोई मोल हमेशा नहीं है। इसका, हाँ, दिस इज़ द अनमोल, एंड आई बिलीव, लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को सोना बहुत पसंद होता है हुँ, और ये सारी चीज़ें, तो तो मैं समय के साथ मैंने सोचा कि सोना पहनने से ज़्यादा बेहतर है सोना बनना। जी, बी अ गोल्ड रादर देन वियरिंग अ गोल्ड। आप पहनो, आप सोने जैसा बनो। जी, आपके अंदर वो चमक होनी चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर हों, जी। आपसे सीखें और कुछ अच्छा करते हैं। जीवन में आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी जो है आप अनुभवों से होके गुज़री हैं, सब पे तो प्रश्न करना मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक और आपका टचिंग वो एरिया जो मैं देख पा रहा हूँ कि हुँ, आप कवयित्री हैं, कविताएँ लिखती हैं। हुँ, अभी इतने ज़्यादा जीवन में जिसको बोलते हैं वर्सटैलिटी हो गई आपकी, कि सब पे नहीं बात करेंगे, लेकिन ये अभी आपका मेडिकल का क्षेत्र, उसके बाद फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप गई, मिसेज़ इंडिया बनी। कविताएँ भी लिखती हैं। ये शौक, ये हुनर ये हुनर, राइटिंग का हुनर ना, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही था, मुझे पता नहीं था। मैं व्हेन आई वाज़ इन क्लास 10th और 12th, 10th से ही मेरे को बड़ा सुनने का शौक था, रेडियो वगैरह जी। सारी चीज़ें। मैं रात में पढ़ती थी तो मैं गज़ल सुनती थी और ये सारी चीज़ें सुना करती थी, और फिर उस समय कुछ-कुछ आता था मेरे दिमाग में, हुँ। तो आई यूज्ड टू जॉट इट डाउन। मैं बस लिख देती थी और उसको छोड़ देती थी। अच्छा, जो भाव आपके आते थे, आपकी एक अच्छी आदत थी, एग्ज़ैक्टली, उसको आप नोट उसको कर मैं लेती थी। लिखती थी जी। और फिर मैंने किसी पन्ने पे लिखा या डायरी में लिखा या कहीं पे भी ऐसे लिख कर के मैं उसको छोड़ देती थी। कोई पुस्तक आपकी अभी नहीं, अभी प्रकाशित तो हुई? नहीं है हुँ, कुछ भी, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, जो आस-पास मेरे जो वेल विशर्स हैं, जी। दे आर मोटिवेटिंग
राइटिंग में नई-नई, यू शुड गो अहेड, तो अभी तक मैं कोशिश कर नहीं पाई हूँ बट हुँ। भविष्य में शायद मतलब मैं जल्दी ही आपकी किताब पब्लिश होगी और लोगों को पढ़ने को मिलेगी। तथास्तु बोल दूँ आपकी इस बात को हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। अगर पूरी कोशिश है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं बिल्कुल करूँगी सब। सोशल मीडिया पे आपकी कुछ कविताएँ मैंने पढ़ी हैं, तो हाँ। इस लिहाज से मुझे भी उत्सुकता रहेगी आपकी किताब को, हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से पढ़ने को मिलेगी बहुत जल्दी ही। हाँ। अच्छा, जीवन में इतने संघर्ष आपने हुँ। किए, एक वक़्त आया कि आपने सेल्स में भी काम किया। हाँ, वो कह लीजिए वो मेरा लर्निंग फ़ेज़ था जब जी। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। पिताजी की जब डेथ हुई थी तो मैं उस समय क्लास 9th में थी और 12 साल की थी। हुँ, तो उसके बाद से कहते हैं ना कि ही वाज़ अ ब्रांच मैनेजर। उसके बाद हमारी जो लाइफ़ थी ना वो पूरी टॉपसी-टर्वी हो गई, पूरी पलट गई। जी। तो लेविश ब्रेकफ़ास्ट से हम लोग थोड़ा लेवल नीचे आ गए हुँ, कि भाई नहीं, अभी लिमिटेड चीज़ें होंगी, लिमिटेड पैसे हो गए। मनी क्राइसिस मनी हुआ था। क्राइसिस हुआ क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच इन द सेंस कि बिकॉज़ फादर वाज़ अ ब्रांच मैनेजर, तो उनका सैलरी हाइक वाज़ अ डिफरेंट, अलग था, और जब मम्मा को उनकी जगह पे 1 साल बाद के बाद जॉब मिली, हुँ, तो उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से क्लरिकल लेवल पे जॉब मिली। ओके। द बेस्ट पार्ट वाज़ दैट कि हमें जो ना हमारा खुद का घर था और जी। सब, तो हम लोग उस पे थे। एंड आपने मुझसे क्या पूछा था कि ये कि मतलब सेल्स में आप सेल्स में गईं, तो कैसे आई? सेल्स में एक लड़की का सेल्स में तो जाना। हाँ, जी। तो वो ये हुआ कि फिर मुझे ये था कि मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना है। तो क्लास 10th के बाद ना मैंने फिर जो ना मैंने किसी भी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझा। मुझे लगा कि सीखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लर्निंग करो, अर्निंग तभी होगी। ठीक है? तो मैंने क्लास 10th के बाद मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर ला, ब्यूटी पार्लर्स में बैठ कर के मेहंदी सीखा, फिर मैंने लगाना शुरू किया, आस-पास के बच्चों को करा। उसके बाद फिर क्लास 12th के में ट्यूशन भी आपने ट्यूशन पढ़वाने, जी। पढ़ाना ये शुरू करा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आता रहे, उससे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। जी। पढ़ाना भी बड़ा पेशेंस वाला काम है हाँ, हाँ, एकदम, बिल्कुल। और लाइफ़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखा। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गई और फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ और भी सारी चीज़ें करी। मैंने एज़ अ वॉलंटियर वर्क किया, मैं एज़ प्रमोटर जाके वर्क करती थी। ₹500 पर डे पर चले गए 4 घंटे के लिए, तो कॉलेज के साथ-साथ मैं करती थी। फिर मैंने ना उसी क्योंकि मैं मास कॉम कर रही थी, तो फिर मैंने ना एक पेपर जॉइन किया था, वो उस समय लॉन्च होने वाला था। तो वहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2-4 महीने काम किए थे। तो मैंने उनका पेपर का लॉन्च का जो स्पेस सेलिंग होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर हुँ, इट्स हुँ, ऑल अबाउट द स्पेस सेलिंग, खबर तो छपती है पर पैसे उसके हुँ, उससे बनते हैं। तो मैंने वो किया था। तो वो मैंने हमारे लखनऊ की ये जो भूतनाथ मार्केट है, जी। मैंने वहाँ पे जाती थी, मैं अपनी स्कूटी खड़ी करती थी और मैं शॉप टू शॉप जाके बात हाँ, करती थी। मतलब विज्ञापन के लिए। विज्ञापन के लिए कि भाई आप दीजिए, आपका ये हुँ, हुँ, सेंट्रल स्कूल के पास, और सारी चीज़ें, एंड दैट वाज़ अ वेरी, वेरी, वेरी ग्रेट लर्निंग। हुँ। ज़िंदगी का सबक उस समय मिला कि आप किसी की पॉकेट से ₹1 निकलवाना जी। इज़ अ वेरी टफ बहुत बहुत जॉब, जी, कठिन है काम ना? एक भिखारी के अंदर भी ये कला होती है और हम कभी नहीं निकाल के देते हैं, तो है। जी। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो मैंने ये सीखा कि बेचना इज़ नॉट अ आसान जॉब। लेकिन मैंने उस दौरान में लर्निंग बहुत सीखी, मेरी लर्निंग बहुत रही। मैं जिन तरह के लोगों से मिली, कैसे किससे बात करनी है, कौन कैसे आपसे बात कर रहा है, कौन बीइंग अ फीमेल आपको किस नज़र से देख रहा है, जी। या कैसे-कैसे अप्रोच कर रहा है। तो ज़िंदगी की जो वास्तविकता होती है ना, आईना, वो वहाँ सीखने को मिले वो आपको। मैंने वहाँ पे सीखा। अच्छा, आप जैसे डॉक्टर अमन लोहिया में लोगों की मदद कर रही हैं, सेवाएँ दे रही हैं। इसके ही तरह आप जो है बहुत सारी एनजीओ हैं लखनऊ में जिनके साथ आप मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपको पुरस्कार भी मिले हैं। तो अभी जो इस वक़्त की ये जनरेशन है, जेन ज़ी जिसको बोल सकते हैं, लड़कियाँ हैं या फिर महिलाएँ हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे आपने पूरे जीवन में जितना कुछ देखा, सीखा, उपलब्धियाँ हासिल की, इस हिसाब से हुँ। ये जो पीढ़ी है, इसके लिए कोई नसीहत है इस वक़्त? इस समय की पीढ़ी के लिए जो नसीहत है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे अंदर का जो पेशेंस लेवल है ना, वो कहीं न कहीं बहुत कम होता जा रहा है। हुँ, एक टच पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर लेते हो बैठे-बैठे मोबाइल पे। एआई आ गया है, अभी आ गया है कि टाइपिंग करना है तो आपको अपनी उँगलियाँ भी नहीं हिलानी, खाली मुँह खोलो। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, बट कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना हमें टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, बट इमोशनली ना हम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, जी। ठीक है? जो लाइफ़ लॉन्ग रिश्ते चलते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, फैमिली में है, अभी शादियों में है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में, कि आप
उसको बना के रखिए, हमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। पर कहीं न कहीं एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। यस। तो अपने अंदर के उस धैर्य को बना के रखो, हमें टेक्नोलॉजी है ये याद रखो। हुँ, सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है? उस सब कुछ बना हुआ है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वी नीड टू बी जो मैं लेडीज़ हैं, जो विमेन हैं और जिनको आज भी हमारे इंडियन कल्चर में उनके ऊपर घर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है, जी, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पैम्पर योर चाइल्ड टू सम एक्सटेंट, है ना? जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम वो सिर्फ हमारा बच्चा नहीं होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, वो इस समाज के लिए हम एक तोहफा बना के जी, एक देते हैं, नागरिक होता है। एक नागरिक होता है। और वो थोड़े समय तक हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो तोहफे के तौर पे हम इस समाज को देते हैं। जी, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ चिल्ड्रन टू टू बी रेडी टू फेस द फेलियर, ओके, टू फाइट विद द फेलियर एंड सक्सेस तो शेयर करना और उसको एंजॉय करना और उसको सेलिब्रेट करना तो ऑटोमेटिकली उन्हें आ ही जाएगा। जी, तो कैसे अपनी लाइफ को फेलियर्स को फेस करते हुए, उनको फेस करते हुए आपको कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, सिंगल मदर मुझे अपने बच्चों को देना और इस समाज को देना है, ये जी। मैसेज मैं देना चाहूँगी सभी को। अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे बातचीत कर रही थी, तो आपने बोला था कि मेरा पहला लव था मेरा जो पहला प्यार था वो रेडियो था। उस दौरान आपने ज़िक्र किया कि नया-नया एफ़एम लॉन्च हुआ था लखनऊ में जी, एफ़एम, और विनय और वर्षा उसके जो है मतलब रेडियो जॉकी हुआ करते वीरा। थे, मेरे भी जी, पसंदीदा थे। जी, जी, जी। आपने बोला वर्षा को देख के मुझे बड़ी प्रेरणा मिली थी और मैंने वीरा सोचा था थी, हमारी वर्षा तो थी, वीरा जी, जी थी, इसके जो पहले वीरा वीरा इससे मैम, पहले वीरा थी। वीरा जी जी, सबसे पहले आई थी। और मेरे पिताजी ने जब घर में रेडियो लाके रखा था तो मैंने कहा पापा से कि पापा ये क्या डब्बा ले आए हैं, कोई एक दिन बोलता रहता है, बस कुछ दिखता-विखता तो है नहीं, क्योंकि हुँ, टीवी हमने देखी थी ज़्यादा, तो सब चीज़ें तो बोले कि रख दिया, पापा न्यूज़ सुनते और सब। उसके हुँ, बाद पिताजी की डेथ के बाद फिर मैं उस रेडियो को देखती रहती थी। फिर मैंने एक दिन देखा कि लखनऊ में एफ़एम लॉन्च हो रहा है रेडियो पे, तो मैंने कहा ये एफ़एम क्या होता है? और सारी चीज़ें तो मेरे को भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूँगी। फिर वो रेडियो सिटी चैनल लॉन्च हो रहा था नया-नया और वो वेव मॉल में लॉन्च हो रहा था। तो वहाँ पे उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए ये आरजेज़ आए हुए थे। मैं भी थोड़ी-सी एकदम उनकी फ़ैन होकर के और सब कि नहीं मुझे जाना है, मुझे देखना है कि जिनको हम सुनते हैं वो दिखने में दिखने कैसे में लगते कैसे हैं? हैं। क्योंकि हुँ। रेडियो के पीछे आवाज़ च आती है, हाँ, इट चरहाता इज़ नहीं है। द खूबसूरत जी, वॉइस आपको सुनाई देती है, फुल ऑफ एनर्जी सुनाई देती है, जी। जो हमेशा बिखेरती है, खुशियाँ हुँ, बिखेरती हैं, आपके कानों को बहुत खनकती हुई सी खूबसूरत आवाज़ लगती है जी, और उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन देयर लाइफ। जी, जब मैं उनसे मिली जाकर के वीरा से मिली और सारी चीज़ें, तो मैंने उनको देखा, फिर मैंने जब उसको एक्सप्लोर करा, उसके बारे में जानना, क्योंकि आपका जो कोई मेंटर होता है, हुँ, आप उसे देखते हैं तो उनके बारे में जानते हैं। हुँ, और जब मैंने उसकी स्थिति के बारे में जाना, उसकी लाइफ़ के बारे में जाना, उसकी लाइफ़ में जो एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़, वो जो चैलेंजेस डेली वो फेस करके वो सुबह 7 बजे आकर के गुड मॉर्निंग लखनऊ करती थी, जी, तो मुझे लगा कि उस लेडी की लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी। उसके फादर नहीं है, उसकी मदर है, उसका भाई है, हाँ, उसमें जीवन में इतना जीवन संघर्ष में इतना लेकिन रेडियो संघर्ष पाके है, इतना अच्छे ढंग से लेकिन वो बोलना कठिन काम हर है। सुबह आकर के कितने लोगों को खुशियाँ देती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। जी, दैट वाज़ द डे एंड टिल टुडे जी, मैंने समझ लिया, स्माइल आप कितना भी महँगा कपड़ा पहन लीजिए, लाखों का, करोड़ों का पहन लीजिए, जी, लेकिन अगर आपने सड़ी-सी शक्ल बना रखी जी। है, हाँ, तो सब तो बेकार है। आपका सब बेकार है। इसलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते हँसते रहिए रहिए, और खुशियाँ बिखेरते बहुत-बहुत रहिए, धन्यवाद खुद को निमिषा खुश जी, आप रखिए। जी, जी सर, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद निमिषा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई। बहुत ही जी। सुंदर बातें आपसे हमसे साझा की और निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, आपसे प्रेरणा लेगी, किस तरीके से आपने जीवन में संघर्ष किया और आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँची। आगे भी आप बड़े मुकाम पे जाएँगी। हुँ, तो ये थी निमिषा सोनकर जी, जो 2025 की मिसेस इंडिया रह चुकी हैं और साथ में पेशे से लोगों की सेवा करती हैं, हॉस्पिटल में लोगों की मदद करती हैं, मानवता की सेवा करती हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करती हैं, लोगों के दर्द बाँटती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत और एक शुक्रिया सर बार मुझे फिर स बुलाने के एक लिए। किसी नई शख्सियत के साथ ख़ास बात में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।